बीजांड न्यास अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम। ठीक है, क्या है इसकी डेफिनेशन? अंडाशय में जो बीजांड है, ठीक है, ये अंडाशय है, ठीक है, इसमें ये जो बीजांड होता है वो किस क्रम में लगा हुआ है, यही क्या कहलाता है? बीजांड न्यास कहलाता है। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, क्योंकि प्लेसेंटा कहते हैं हम, हाँ है ना, प्लेसेंटा होता है। यदि प्लेसेंटा का अरेंजमेंट हम देख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटेशन हम उसको बोलेंगे। बीजांड न्यास सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय या फिर मुक्त स्तंभीय प्रकार का हो सकता है। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है सीमांत। सीमांत को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल। क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, क्यों है मार्जिनल? तो बच्चों जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में क्या है, ये आपके पास डायग्राम है मटर का, हाँ या ना। तो मटर के मार्जिन पर जो इसके रिज होती है, उस रिज पर क्या है, बीजांड जो है अरेंज है एक एरे में, एक रिज पर, एक इस तरीके से एक पूरे मार्जिन पे ये प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको सीमांत, यानी कि लास्ट स्टेज पे उसकी मार्जिन पे जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, देखो मटर को ओपन करोगे, सॉरी इधर बनाती हूँ डायग्राम, इधर, ठीक है, तो मटर को आप ओपन करोगे तो इस तरह की ये दिखती है, हाँ या ना। तो इधर इधर होता है या फिर इधर या इधर हो सकता है। मटर को ओपन करोगे तो ये इसका क्या है, एक मार्जिन है, एक लास्ट एक्सेस है और उसी पे ये सारे बीजांड अरेंज है, इसी वजह से इसको सीमांत या फिर मार्जिनल प्लेसेंटेशन या फिर सीमांत बीजांड न्यास कहते हैं। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर C1 पर, जो अधर है, जो बेसल है उसका, उसी पे प्रेजेंट होते हैं, कटक बनाता है। क्या बनाता है? कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थिर रहते हैं। ये जो कटक है, ये जो मार्जिन है, उस पर ये प्रेजेंट रहते हैं और दो कतारें बनाते हैं, जैसे उदाहरण है मटर। देखो जैसे ही आपको बीजांडनास है तो सबसे पहला जो है सीमांत, तो भाई सीधा याद रख लेना, ये इतनी लैंग्वेज दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या बोलना कि जो बीजांड है वो एक मार्जिन पे अरेंज रहते हैं, एक अधर पे अरेंज रहते हैं और वो एक कटक बना लेते हैं और इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, सीमांत कह रहे हैं। मटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है स्तंभीय। स्तंभीय को हम बोलते हैं एक्साइल। क्या बोलते हैं? एक्साइल। ठीक है, एक्साइल बोलते हैं हम जब बीजांड सन जो है अक्षीय होता है। अच्छा इसको छोड़ो, पहले हम बात करते हैं, टमाटर देखा है, हाँ है ना, टमाटर नहीं देखा है तो देख लो और इसको क्या करोगे, चॉप करोगे। जैसे ये है टमाटर, ठीक है, टमाटर को मैंने क्या करा, कट करा, सब कुछ ही बता रही हूँ क्या करे अब, ठीक है, कट करा, तो इस तरीके से भाग आपको देखने को मिलता है। ये टमाटर है, यहाँ पर आधा टमाटर ये, आधा टमाटर ये, तो इस तरीके से आप देखोगे ये कुछ हमें देखने को मिलेंगे। अब ये तो मैंने काटा हुआ भाग दिखाया, जब आप एक इसको देखोगे तो टमाटर का ये जो हाफ भाग है, जो आधा भाग है, उसमें क्या मिलेंगे आपको, इस तरीके से कोष्टक मिलेंगे, हाँ है ना, चैम्बर्स मिलेंगे और इस चैम्बर्स में बीच में जो बीज है, बीज दिखाई देता है यहाँ पे, तो ये जो बीजांड है यहाँ पर बीज प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर, हाँ है ना। तो ये सेंटर है, लेकिन सेंटर में तो है बट यहाँ पर चैम्बर्स बने हैं, अलग अलग कोष्टक बने हैं। सबसे अच्छा और भी देख लो, नींबू, लेमन में आपको इस तरह की अरेंजमेंट देखने को मिलती है, हाँ या ना। तो जब बीजांडसन अक्षीय होता है और बीजांड जो है बहुकोष्ठीय, बहुत सारे चैम्बर्स बना रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बहुकोष्ठीय अंडाशय पर लगे होते हैं, तो इस वाले बीजांडनास को हम क्या बोलेंगे, स्तंभीय बोलेंगे। और उदाहरण क्या है, गुड़हल, टमाटर, नींबू। टमाटर नींबू याद रखोगे तो आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो जब चीजें लाइव देखते हैं ना तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहता, हाँ या ना। नेक्स्ट क्या है, भित्तीय। भित्तीय है यानी पेरिफेरल पे होगा, यानी भित्ती पे होगा। देखो जैसा कि डायग्राम दिख रहा है, मैं चीजें क्या बाद में पढ़ती हूँ, लेकिन जब आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है तो उसमें पढ़ने में क्या रखा है, हाँ या ना। ये सिर्फ लिखने का मटेरियल, लेकिन सबसे पहले समझेंगे तभी तो लिखेंगे, हाँ या ना, सही है ना। ये तो हमने क्या किया, अब ये देखो यहाँ पर जो बीजांड दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, ये क्या है, एकदम परिधि पे है, पेरिफेरल पे है। तो इस तरह की जो संरचना होगी वो क्या होगी, भित्ती। भित्ती होने की वजह से क्या होता है, कई बार बच्चों यहाँ पर आप देखो, भित्तीय बीजांडन्यास, बीजांड जो है अंडाशय के भीतरी भित्ति पर या फिर परिधीय भाग में लगे रहते हैं, या तो परिधि पे लगे रहेंगे है ना, या फिर भित्तीय भाग में।
अंडाशय के एक कोष्ठक होता है, अंडाशय में एक कोष्ठक होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण ये 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाते हैं। कई बार क्या होता है इस तरीके से, जैसे सरसों में आप देखते हो, ये ठीक है, सरसों में आप देखते हो, सरसों में परिदीपी है, लेकिन ये कभी कभी आभासी पट क्या बना लेता है, आभासी पट बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक कोष्ठक और 2 कोष्ठक, वैसे ये एक्चुअल में एक ही कोष्ठक में होता है, लेकिन कई बार ये आभासी कोष्ठक पट बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये 2 कोष्ठकों में बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल सरसों, ठीक है, ये सरसों का एग्जाम्पल है, कुर्सिफर और आर्जेमॉन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा मुक्त स्तंभीय, ये सेम उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है मतलब जो आभासी पट नहीं बनेगा, यहाँ पर आभासी पट नहीं बनता, तो सेम वैसा ही है। जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में, यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर में है, कहाँ पर है, सेंटर में है, इसमें कोई भी पुटिया नहीं होता, यानी यहाँ कोई भी चैम्बर्स नहीं बनेंगे, और इस प्रकार के बीजांड न्यास को हम मुक्त स्तंभीय यानी फ्री है, कहीं से भी कोई कोष्ठक नहीं है, कोई चैम्बर नहीं है और सेंटर में बना हुआ है। और एग्जाम्पल है डायंथस और प्रिमरोज, ठीक है। फिर है आधारी, अब यहाँ पर देखो बिल्कुल आधार पे ये बना हुआ है, बिल्कुल इसके बेसल पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन। तो आधारी बीजांड न्यास में जो बीजांड सन है अंडाशय के आधार पर होता है, और इसमें केवल एक ही बीजांड होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूरजमुखी। तो इस तरीके से प्लेसेंटेशन आपने देख लिया, बीजांड न्यास देख लिया। अब जब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो फ्रूट है और सीड बन रहा है आफ्टर मैचुरेशन, नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। देखो फिर चैप्टर अपन को स्टार्टिंग में जब अपन कर रहे थे तो हमें टफ लग रहा था, हाँ या ना, आगे जाके थोड़ा और कॉम्प्लेक्शन हुआ, लेकिन ये कॉम्प्लेक्शन जब मैंने ऐसे पढ़ाया तो ईजी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ईजी लग रहा है। एक बार आप जब खुद पढ़ोगे ना बच्चों, बुक खोलो, नोट्स देखो, आराम से चीजें समझ में आएगी, और इवन तुमको इंग्लिश में भी आ रहा है, सबसे अच्छी बात है, तुम पेपर कैसे भी दे सकते हो। अब देखो टर्म्स हमेशा इंग्लिश में याद रखा करो, जो टर्म्स हैं। अब जरूरी क्या मैं आधारी को बेसल ही बोलूं, हाँ या ना, लेकिन अपन बेसल बोल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें इंग्लिश के टर्म समझ में आ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमें नॉलेज ही तो अपग्रेड हो रही है, तो सीखना नहीं बनता, हाँ या ना। तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने देखो आपको हिंदी में पूरा आपकी बुक में दे रखा है डायग्राम, ठीक है। मैं यहाँ पर लेना चाहती तो वो भी ले लेती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको साथ के साथ इंग्लिश टर्म्स भी आ जाए, ताकि आप कहीं पर भी नहीं अटको, कहीं पर भी अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में कहीं आपको ना लगे, हाँ या ना। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ में, धन्यवाद।